So what was the meaning of this composition scheme? It is a special scheme which is made available for the benefit of the small dealers. Those who are having limited turnover and limited operations can go for this composition scheme. So basically, it is a scheme for small taxpayers as they can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. Okay, we had also saw some illustration wherein we had seen that the rates of taxes are also different and they are supposed to be levied on the amount of turnover and not the amount of products that we are billing, or not the amount of on the rate of tax are not levied on the amount of the turnover. Okay. You are able to. And then we also studied that not everybody can opt for this composition scheme. Only those whose turnover is less than 1.5 crore. Okay, if your turnover is less than 1.5 crore per annum, only then you are eligible to opt for this composition scheme. Otherwise, you are not eligible to opt for this composition scheme. Okay, earlier the limit was only rupees 1 crore, but later on CBIC had increased the limit to rupees 1.5 crores. Okay. if in case बीच में अगर मेरा आवाज चला जाता है या कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है तो इमीडिएटली लेट मी नो. ओके, क्योंकि थोड़े कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं आज सुबह से. हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. सेकेंड हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि कौन कौन लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. तो अ टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, यूजुअली वही लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो उनके केसेस में ये जो लिमिट है ये 1.5 करोड़ नहीं है, 75 लाख है. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये. सो यूजुअली नॉर्मल स्टेट्स के लिए लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ है, बट फॉर स्टेट्स such special category states the limit is restricted to 75 lakhs. ये है अपने हिमाचल, these states are like हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मिजोरम, नागालैंड और वो सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उन सारे स्टेट्स में लिमिट जो है वो 75 लाख रुपीज है. ठीक है. देन वी आर ऑल्सो डिस्कस्ड दैट टर्नओवर जो है वो पैन वाइज हम लोग चेक करते हैं. ठीक है. अगर हम लोगों ने एक पैन नंबर के ऊपर मल्टीपल बिजनेस वी आर रनिंग, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक ही पैन के ऊपर मैंने 3 बिजनेस रन कर रखे, एक में 50 लाख का टर्नओवर है, दूसरे में 50 का, तीसरे में 60 का. तो मेरे को टोटल देखना है उस पैन से लिंक्ड जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबका टोटल टर्नओवर मेरे को देखना है. और टोटल टर्नओवर जो है 1.6 करोड़ चला गया, 160 लाख यानी 1.6 करोड़ विच इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 1.5 करोड़. एंड हेंस इस वाला ये वाला जो पैन नंबर वाला जो आदमी है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसने लिमिट एक्सीड कर दी गई है. तो कहने का मतलब है बिजनेस वाइज टर्नओवर नहीं कंसीडर करना है, पैन वाइज टर्नओवर कंसीडर करना है. अब देख लेते हैं कि कौन लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. तो देर आर 4 ऑफ देम हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. पहला, तो इफ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम और पान मसाला और टोबैको देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. Secondly, if you are someone who is making interstate supplies, that is if you want to supply your goods from one state to another state, then composition scheme is not available for you. All those who are registered under composition scheme should restrict their business to within the state transactions. मतलब आप महाराष्ट्र में हो तो आप महाराष्ट्र के अंदर ही बिजनेस कीजिए, उसके बाहर बिजनेस नहीं कर सकते. If you are a non-resident taxable, then composition scheme is not available for non-residents. बिजनेस विद सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर. अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यानी कि आप अपने गुड्स को ऑनलाइन बेचने की ट्राई कर रहे हो यूजिंग सच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते. तो ये थे हु कैन नॉट ऑप्ट. उसके बाद कुछ कंडीशंस है फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम. इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम देन यू विल हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस. क्या है वो कंडीशन? पहला तो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. मैंने समझाया था ये कि अगर हमने कोई चीज़ परचेज करी है तो परचेज करने पर जो हम जीएसटी पे करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ कहीं से परचेज करी, उसको मैं आई एम अ ट्रेडर, आई एम सेलिंग मोबाइल फोन्स. So in order to be able to sell mobile phone, I will first have to buy mobile phones, right? Because I don't manufacture them myself. तो मैं कहीं से खरीद के लेके आता हूँ सप्लायर के पास से.
अब हो सकता है उस सप्लायर ने मेरे को जीएसटी चार्ज करा हो ऑन माय परचेसेस, तो मैंने वो जीएसटी उसको पे किया है, बिल में इंक्लूडेड था वो जीएसटी, तो मेरे को पे करना ही पड़ेगा। बट इन केस इफ आई एम अ कंपोजिशन डीलर, तो उस केस में क्या है, मैं तो नॉर्मल सा बिल रेज करूंगा जब मैं इन मोबाइल फोन को सेल करूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट जीएसटी, एज यू ऑल नो दैट कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर्स। एंड जो भी अमाउंट आता है, जो टर्नओवर मेरा बनता है, उसके ऊपर मेरे को एक स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से जीएसटी पे कर देना होता है। आई कैन नॉट क्लेम एनी आईटीसी और एनी डिडक्शंस फॉर द जीएसटी ऑलरेडी पेड बाय मी ऑन माय परचेजेस। मैंने जो परचेजेस करे उस पे जो मैंने जीएसटी पे किया है वो पे किया, और जीएसटी मुझको मेरी जीएसटी लाइबिलिटी पे करने टाइम माइनस करने नहीं मिलता। बट अगर आप एक नॉर्मल डीलर होते, कंपोजिशन डीलर नहीं होते, नॉर्मल वाले डीलर होते, तो उस केस में आप जब सेल करते हो तो आप बिल में जीएसटी लगा के सेल करते हो, और बिल में जो जीएसटी लगाया वो जीएसटी आपको पे करना होता है। बट वो पेमेंट करने के टाइम पर अगर आपने परचेज करते टाइम कोई भी जीएसटी पे किया है, तो वो पे किए हुए जीएसटी का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसी को बोलते हैं क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो नॉर्मल डीलर के लिए अवेलेबल है बट कंपोजिशन डीलर के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन, डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, मतलब आप सिर्फ टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर सकते हैं, नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन, आपको नॉर्मल, आप जो आप चाहे कंपोजिशन डीलर क्यों ना हो, बट अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला कोई ट्रांजैक्शन में आपने परचेज किया है, तो उस केस में आपको नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। हमने इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किए थे, आप लोगों ने उसके सही आंसर्स भी दिए थे। फिर एक और क्या था, अगर इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस अंडर द सेम पैन, दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और आउट ऑफ द स्कीम। यानी कि मैंने समझाया था कि अगर आपका एक से ज्यादा बिजनेस है कॉमन पैन नंबर के ऊपर, तो या तो आपको सारे बिजनेसेस को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रखना है, या तो आप सारे बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम के बाहर रखिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंदर है और दूसरा नॉर्मल स्कीम के अंदर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड prominently at their place of business। तो आपको ध्यान रखना है, if you are a composition dealer you will have to mention these words clearly on all the notices you send or all on the sign or on all the signboards displayed prominently at the place of business, ताकि जो भी आपके यहाँ बिजनेस करने आता है उसको पता चल जाना चाहिए कि आप एक कंपोजिशन डीलर है। आई गेस किसी का माइक ऑन हो गया है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू पुट ऑफ देयर माइक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस। गुड। Coming to the next condition, the taxpayer has to mention the words composition taxable person on every bill of supply issued by him। अब यहाँ पर क्या है, आपको जितने भी बिल आप इशू करते हैं उन सारे बिल्स पे आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल कलेक्ट टैक्स। क्योंकि आपको पता है कि बीइंग अ कंपोजिशन डीलर वी कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, वी जस्ट हैव टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट वी सेल। हाउएवर ये तो हमारा कॉल है कि हमको उस बिल पे प्रोडक्ट का एमआरपी कितना रखना है, कितना प्राइस वो कलेक्ट करना है, बट हम लोग बिल में स्पेसिफिकली जीएसटी लगा करके हम लोग प्राइस नहीं कलेक्ट कर सकते। एंड हेंस इट इज सेड दैट कंपोजिशन डीलर हैज टू पे टैक्स आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, एज ही कैन नॉट लेवी जीएसटी ऑन व्हाटएवर सेल्स ही डज। अलग से जीएसटी नहीं लगाना पड़ता है। हाउएवर हमको पता ही है कि कोई भी बंदा खुद के जैसे जीएसटी नहीं भरता, वो क्या करता है, अपने प्राइसेस, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को उतना बढ़ा देता है ताकि जीएसटी का लायबिलिटी उसके ऊपर ना आए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस है जो उनको फुलफिल करना है टू बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन को कैसे, तो इसके दो तरीके हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड डीलर है, but you have registered yourself as a normal dealer and now you want to convert yourself into a composition dealer, then in that case you will have to file one GST form called GST CMP 02। ये ऑनलाइन ही फाइल होता है, जीएसटी के पोर्टल पे अवेलेबल है। हाउएवर इसको आप साल में किसी भी टाइम पर नहीं फाइल कर सकते, इसको आप एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही इसको आप फाइल कर सकते हैं, बीच में से आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते।
एंड दिस इंटीमेशन शुड बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि मैंने बोला कि आप इसको साल के बीच में कभी भी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही आप उसको आप अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आप एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं तो नया नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लेते टाइम पर ही वो आपको पूछता है, डू यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन डीलर और एज अ नॉर्मल डीलर। तो आपको वहां पर अगर इफ यू वांट टू रजिस्टर एज अ कंपोजिशन डीलर तो आपको वहीं पर टिक करना होगा रजिस्टर एज कंपोजिशन डीलर। एंड बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आएगा अंडर कंपोजिशन स्कीम। फिर हमने देखा था हाउ शुड अ कंपोजिशन डीलर रेज बिल। तो मैंने बताया था कि कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने इनवॉइसेस पे जीएसटी अलग से चार्ज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। बट वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं क्योंकि कुछ तो आपको बिल पे मतलब कुछ तो आपको एक पेपर तो देना पड़ेगा व्हेन यू मेक सेल्स। तो आपको बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। एंड उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर क्लियरली मेंशन करके रखना है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ताकि जो भी बंदा आपके साथ बिजनेस कर रहा है, आपसे कुछ भी चीजें खरीद रहा है, उसको मालूम पड़े कि आप कंपोजिशन डीलर है और आप अपने बिल में जीएसटी कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है और इसलिए आपने टैक्स इनवॉइस नहीं दिया है, आपने सिर्फ एक बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है। फिर हमने बात कर ली थी रेट ऑफ जीएसटी की। तो मैंने बताया था कि कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटी के रेट्स जो है वो अलग है, नॉर्मल डीलर्स के लिए अलग रेट्स है, अलग वो 5 या 6 अलग अलग स्केड्यूल्स है, हर स्केड्यूल के अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हालांकि हम लोग इस लेक्चर में वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम ही डिस्कस कर रहा हूं मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ बिजनेसेस के ऊपर कि आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो उस केस में जो जीएसटी का रेट है वो 1% होगा आपका, दैट इज 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, टोटल आपको 1% जीएसटी कलेक्ट करना होगा इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, नॉट सर्विंग अल्कोहल, हाँ उस रेस्टोरेंट में अल्कोहल नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। एंड आपको बताइए कि कंपोजिशन डीलर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में बिजनेस नहीं कर सकते। सो इफ यू आर इनटू रनिंग रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल तो उस केस में जो आपका जीएसटी का जो रेट है वो 5% है, दैट इज 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5%। If you are into any other services, then your rate is 3% CGST, 3% SGST, making a total of 6% of GST. आपको 6% आपके टर्नओवर के ऊपर पे कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया है एक क्वार्टर में तो उसके ऊपर आपको 6% जीएसटी पे कर देना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज, ठीक है। तो इतना आपको जीएसटी पे कर देना होगा। अब जीएसटी का पेमेंट कैसे करना है, हाउ शुड जीएसटी पेमेंट बी मेड बाय अ कंपोजिशन डीलर। तो जीएसटी पेमेंट हैज टू बी मेड आउट ऑफ पॉकेट फॉर द सप्लाई बिल, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने बिल में तो जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंट के पास से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, वो खुद के जेब से ही जीएसटी भरना पड़ेगा ऑन वॉट एवर टर्नओवर ही इज मेकिंग, ठीक है। The GST payment to be made by the composition dealer comprises of the following। एक तो जो भी वो सप्लाई करता है उसके मतलब जो भी टर्नओवर करता है वो टर्नओवर के ऊपर ये जो रेट है 1%, 5% या 6% वाला रेट के हिसाब से जो भी जीएसटी आता है वो उसको पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली अगर उसने कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला परचेज करा है तो उसके ऊपर जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है वो उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में जो रिसीव बायर होता है उसको टैक्स पे करना होता है। फिर हमने देखा था व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन डीलर। तो मैंने बताया था कि कंपोजिशन डीलर जो है वो एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्म CMP 08। ये करना होता है बाय 18th ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। जैसे कि अभी कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ, सितंबर खत्म हुआ, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग, मेरे पास जितने भी कंपोजिशन डीलर वाले जो क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको मैंने कॉल कर दिया है, मेल कर दिया है कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मेरे को मेल कर दीजिए, क्योंकि उनके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे
let us talk about what are the advantages of composition scheme. The advantages में there are three advantages. First, बहुत कम compliances करने पड़ते हैं, less number of compliances with regards to filing of returns, maintaining of books or maintaining of records. You don't even have to issue tax invoices. Okay, limited liability of tax because the rate of tax are very reduced rate like 1% or 5% or 6% instead of actual rates of 18%, 28%. High liquidity as tax rates are lower, तो कम liability पे करना पड़ता है, तो you are left with higher cash in hand which gives you higher liquidity, which provides you with higher liquidity. Yeah, you're welcome. उसके बाद कुछ disadvantages भी है. So if you talk about disadvantages, first disadvantage है आपको लिमिटेड टेरिटरी में काम करना पड़ता है क्योंकि आपको इंटर स्टेट करने के लिए अलाउड नहीं है. यू आर ओनली सपोज टू रेस्ट्रिक्ट योर बिजनेस विद to intrastate only. If you go for interstate business, you will have to come out of composition scheme and get yourself converted into a normal dealer. No input tax credit is available being a composition dealer. Whatever GST you have paid on your purchase, you will have to whatever GST paid on the purchase, you will have to give it off. You will not able to take credit of all those purchases of all those GST paid by you, and you will not be able to deal in a non-taxable supplies. You will only able to deal in taxable supplies. Like for example, if someone wants to deal in alcohol, you will not be able to deal in alcohol being a non-taxable supply. ये थे कुछ disadvantages of composition dealer. आप ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं कर सकते. अगर आपको अपने गुड्स सेल करने हैं तो यू विल हैव टू सेल इट ऑफलाइन ओनली. यू कैन नॉट use any online portal for trading because if you are doing business using online portals then you will not be allowed to take benefits of composition scheme. Practical illustration here, and then we had completed that chapter. So starting with our session, we'll just first go through a quick recap of what we did in our previous lecture. We had solved some illustrations also. Basically, what we did in our previous lecture was about composition scheme. So we will just revise that composition scheme once because it is an important topic, and then we will be continuing with the new chapter. Okay, so we had learned this composition scheme, a new chapter that we had started in our previous lecture, and we had completed it then only.